हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रिवीजन क्लास शुरू कर दिया गया है और ये रिवीजन क्लास रोज रात 8 बजे चलता है। तो रोज रात 8 बजे आप हमसे जुड़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिवीजन करवाएंगे, जो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे अलग होकर बाहर निकलता है। ए ऑप्शन है हरित लवक से, बी ऑप्शन है जल से, सी ऑप्शन है तना से, डी ऑप्शन है खनिज से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे अलग होकर बाहर निकलता है। तो जल से अलग होकर बाहर निकलता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि किस क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। ए ऑप्शन है उत्सर्जन, बी ऑप्शन है श्वसन, सी ऑप्शन है किण्वन, डी ऑप्शन है परिवहन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। तो उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप जो शरीर में हानिकारक पदार्थ बनते हैं वो बाहर निकलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी रहता है कि शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, तो वो किडनी होता है, जिसे हम लोग वृक्क भी बोलते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि ग्रहणी भाग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी किसका भाग होता है। ए ऑप्शन है मुख गुहा का, बी ऑप्शन है अमाशय का, सी ऑप्शन है छोटी आंत का, डी ऑप्शन है बड़ी आंत का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी किसका भाग होता है। तो जो ग्रहणी होता है वो छोटी आंत का भाग होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न की कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है यानी जरूरी है। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, सी ऑप्शन है श्वसन, डी ऑप्शन है चलन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो जो श्वसन की क्रिया है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और श्वसन की क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है, तो ऑक्सीजन गैस का प्रयोग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे। ए ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, बी ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे तो कौन थे, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा थे, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन ग्रीन हाउस गैस है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे देखिए जो गैस है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CO2 होता है। और CO2 वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि वर्षा जल संचयन क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है तालाब, बी ऑप्शन है कुआं, सी ऑप्शन है जल प्रबंधन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है, तो जल प्रबंधन कहलाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। ए ऑप्शन है डार्विन ने, बी ऑप्शन है ओपेरिन ने, सी ऑप्शन है लैमार्क ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा, तो डार्विन ने लिखा, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ए ऑप्शन है जड़ में,
बी ऑप्शन है पत्तियों में, सी ऑप्शन है फूल में, डी ऑप्शन है फलों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो जो रक्षी कोशिकाएं होती हैं वो पत्तियों में पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, तो किसके कारण से दिखाई देती हैं, तो ये क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ए ऑप्शन है संयोजन क्रिया से, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी ऑप्शन है अपघटन द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उभयलिंगी जंतु है। ए ऑप्शन है केंचुआ, बी ऑप्शन है कुत्ता, सी ऑप्शन है बिल्ली, डी ऑप्शन है बकरी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन उभयलिंगी जंतु है। तो जो केंचुआ होता है वो उभयलिंगी होता है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन है लाइपेज, बी ऑप्शन है गैस्ट्रिन, सी ऑप्शन है टाइलिन, डी ऑप्शन है पेप्सिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है। इसमें से आपको बताना है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ए ऑप्शन है टिहरी बांध, बी ऑप्शन है भाखड़ा बांध, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सबसे ऊंचा बांध है। इसमें से तो जो टिहरी बांध है ये सबसे ऊंचा बांध है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। ए ऑप्शन है बाबुल का, बी ऑप्शन है कनेर का, सी ऑप्शन है पीपल का, डी ऑप्शन है चीड़ का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये चीड़ का क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। और जो पेड़ पौधों के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो कहाँ पे संचित होते हैं, तो पेड़ पौधों की छालों में संचित होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन है जल का परिवहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन का परिवहन के लिए, सी ऑप्शन है अम्ल का परिवहन के लिए, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है, भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जाइलम होता है ये जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो जो मानव का हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न की वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जैव निम्नकरणीय, बी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए अजैव कारक, सी ऑप्शन है अक्रिय, डी ऑप्शन है पर्यावरण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वे पदार्थ जो यहाँ पे देखिए वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जैव निम्नकरणीय कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है। ए ऑप्शन है परागम्य, बी ऑप्शन है अपरागम्य, सी ऑप्शन है अर्धपरागम्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपरागम्य होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19
19 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ए ऑप्शन है मेरुरज्जु में, बी ऑप्शन है मस्तिष्क में, सी ऑप्शन है पेशी ऊतक में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो जो प्रतिवर्ती चाप होते हैं वो मेरुरज्जु में बनते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि वन संरक्षण का उपाय है। यहाँ पे आपको बताना है कि वन संरक्षण उपाय है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए नए वृक्षारोपण, बी ऑप्शन है वनों की कटाई पर रोक, सी ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि पर रोक, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वन संरक्षण का उपाय इनमें से कौन सा है। तो ये नए वृक्षारोपण ये भी है, वनों की कटाई पर रोक ये भी है, जनसंख्या वृद्धि पर रोक ये भी है, और इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। ए ऑप्शन है हरे पौधे, बी ऑप्शन है मेढक, सी ऑप्शन है ग्रास हॉपर, डी ऑप्शन है सर्प। तो इसमें से आपको बताना है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता इसमें से कौन सा होगा। तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, और जो ग्रास हॉपर होते हैं यानी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो इस जो हरे पेड़ पौधे होते हैं या घास होते हैं उसे खाते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे प्राथमिक उपभोक्ता। और यहाँ पे देखिए जो ग्रास हॉपर होता है इसको कौन खाता है, तो इसको मेढक खाता है। तो मेढक यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। और मेढक को कौन खाता है, तो यहाँ पे सांप खाता है। तो सांप यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तृतीय उपभोक्ता। तो यहाँ पे पूछा है कि मैदानिक पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होगा इसमें से। तो इसमें से सर्प क्या हो जाएगा, यानी सांप इसमें तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है संयोजन, डी ऑप्शन है विस्थापन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो हमारा भोजन भी क्या होता है, पचता है। और श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, और जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का यहाँ पे उपयोग होता है या ऑक्सीजन जुटता है तो उसे हम लोग उपचयन कहते हैं। तो यहाँ पे भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, तो उपचयन होगा। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ए ऑप्शन है नदी, बी ऑप्शन है कुआं, सी ऑप्शन है तालाब, डी ऑप्शन है समुद्र। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो जो कुआं होता है ये क्या होता है, भूमिगत जल का उदाहरण होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि पादप को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पादप को यानी पेड़ पौधे को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है शाकाहारी, बी ऑप्शन है मांसाहारी, सी ऑप्शन है सार्वहारा, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसमें से आपको बताना है कि पादप को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं। तो शाकाहारी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है अपघटक, सी ऑप्शन है स्वपोषी, डी ऑप्शन है सार्वहारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं। तो अपघटक कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जब रक्त में आयरन यानी लोहा की कमी हो जाता है तो एनीमिया रोग होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो रक्त होता है वो लाल दिखाई देता है, तो क्यों दिखाई देता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27
27 नंबर प्रश्न है कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है? ए ऑप्शन है पत्ती में, बी ऑप्शन है छाल में, सी ऑप्शन है जड़ में, डी ऑप्शन है फूलों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है। तो जो टैनिन होता है ये उत्सर्जी पदार्थ होता है, और उत्सर्जी पदार्थ पेड़ पौधों में कहाँ संचित होते हैं? तो जो छाल होते हैं उसमें संचित होते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पेड़ पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहते हैं? तो छालों में संचित रहते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि अफ्रीका मानव का सबसे निकटतम संबंधी है। ए ऑप्शन है चिंपैंजी, बी ऑप्शन है गोरिल्ला, सी ऑप्शन है बंदर, डी ऑप्शन है गिलहरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अफ्रीका मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन है? तो चिंपैंजी है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण का विकास होता है। ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है फैलोपियन नलिका में, सी ऑप्शन है नारी के योनि में, डी ऑप्शन है ग्रीवा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भ्रूण का विकास होता है तो किस में होता है? तो ये गर्भाशय में होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है श्वासोच्छ्वास, सी ऑप्शन है निःश्वसन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है जाइगोट, बी ऑप्शन है अंकुरण, सी ऑप्शन है परागकण, डी ऑप्शन है किण्वन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो जाइगोट कहते हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि मां के रुधिर से किसे पोषण मिलता है? ए ऑप्शन है भ्रूण को, बी ऑप्शन है गर्भाशय को, सी ऑप्शन है ग्रीवा को, डी ऑप्शन है शुक्राणु को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मां के रुधिर से किसे पोषण मिलता है? तो भ्रूण को मिलता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है अंडाशय में, सी ऑप्शन है योनि में, डी ऑप्शन है फैलोपियन नलिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है? ए ऑप्शन है 23 जोड़ी, बी ऑप्शन है 25 जोड़ी, सी ऑप्शन है 10 जोड़ी, डी ऑप्शन है 20 जोड़ी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो 23 जोड़ी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर संख्या में पूछे तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46, अगर संख्या में पूछे तो 46, और जोड़ी में पूछे तो कितना होगा? 23। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ए ऑप्शन है मनुष्य में, बी ऑप्शन है घोड़ों में, डी यहाँ पे सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है स्त्री में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? तो ये कॉकरोच में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन है एड्स, बी ऑप्शन है बेरी, सी ऑप्शन है घेंघा, डी ऑप्शन है मधुमेह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। और जब इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर।
37 नंबर प्रश्न है कि कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है। ए ऑप्शन है एडीपी में, बी ऑप्शन है एटीपी में, सी ऑप्शन है यहाँ पे टीडीपी में, डी ऑप्शन है पीडीडब्ल्यू में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है, तो एटीपी के रूप में संचित रहता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न की ओजोन परत पाई जाती है। ए ऑप्शन है वायुमंडल की निचली सतह में, बी ऑप्शन है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, तो ये वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। जो ओजोन होता है वो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न की मनुष्य में नर जननांग निम्न में से कौन से हैं। ए ऑप्शन है वृषण, बी ऑप्शन है शुक्रवाहिका, सी ऑप्शन है मूत्रमार्ग, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में नर जननांग निम्न में से कौन से हैं, तो वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है और यहाँ पे मूत्रमार्ग भी है। यानी ये सभी क्या है, मनुष्य का नर जननांग है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न की पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है सर्दी, बी ऑप्शन है त्वचा कैंसर, सी ऑप्शन है पेट दर्द, डी ऑप्शन है सर दर्द। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है, तो त्वचा कैंसर होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पराबैंगनी किरण को छानने का कार्य कौन सा करता है, तो ये ओजोन परत करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए, वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। जो अपना वायुमंडल है उसे कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 4 भाग में, बी ऑप्शन है 3 भाग में, सी ऑप्शन है 5 भाग में, डी ऑप्शन है 6 भाग में। तो जो भी ऑप्शन इसमें से आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।